हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली शाम को 6 बजे मैं आप लोगों के लिए अल्टरनेटिव क्लास लेकर के आ रहा हूं। एक दिन यूपीजी के, एक दिन मैथ। हालांकि आप लोग इस क्लास को ज़्यादा प्यार नहीं दे रहे, क्योंकि मुश्किल से 1000 व्यूज़ भी नहीं पहुंच पा रहे। जबकि आप लोग कह रहे थे कि मैथ लाओ, मैथ लाओ, मैथ लाओ। मैथ की भी वीडियो लेकर के आ गया, यूपीजी की वीडियो लेकर के आया। जब मैं आपकी हर बात को सुन रहा हूं तो आप लोग मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे? तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, अगर मैथ की वीडियो में कुछ भी सीखा है तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, संख्या 111 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो, पहले तो 111 के आसपास देखो कौन कौन से पूर्ण वर्ग होते हैं। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। 100 होता है, 100 कम, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, लेकिन 111 से कम है। 100 100 के बाद होता है 11 का स्क्वायर 121, जो कि 111 से ज्यादा है। और वो कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। तो अगर 111 में हम 10 जोड़ दें तो ये 121 बन जाएगा। और 121 जो है वो किसका पूर्ण वर्ग होता है? 11 का स्क्वायर होता है। तो फिलहाल चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताओ जी, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से यदि हर 6 वर्ष में महीना जोड़ दिया जाए, यानी कि ब्याज जोड़ दिया जाए, तो 2 वर्षों के बाद ब्याज क्या होगा? प्रति छमाही आपसे पूछा है। तो देखो, जब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि छमाही की बात करें, तो वर्ष वर्ष में यानी कि समय में 2 से कर दो गुणा, तो समय हो जाएगा आपका 4। और दर में कर दो 2 से भाग, तो दर हो जाएगी आपकी कितनी? 4 है तो 2% की हो जाएगी। यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ पर पूछा है चक्रवर्ती ब्याज के ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो निकाल लो डायरेक्ट। चक्रवर्ती ब्याज बराबर में क्या होता है? CI बराबर में होता है P ऑफ। तो P ऑफ यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 2/100 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 माइनस के 1। पी की वैल्यू कितनी दी? 10,000। यहाँ पर 10,000 रख दो। अब बताओ, सॉल्व नहीं कर पाओगे? तो यहाँ पर सॉल्व करके आपको निकालना है। इक्वेशन मैंने आपको पूरी बताई दी है। मैं आप लोगों से बार बार फिर से बोलूंगा कि मैथ आपको तभी आएगी जब आप घर पे सॉल्व करोगे। अब आप सोच रहे हो कि मैं सॉल्व नहीं करूं और बिना सॉल्व करके ही मैथ आ जाए, तो ऐसा ना कभी हुआ है इतिहास में और ना कभी होगा। क्योंकि मैथ एक ऐसा टॉपिक है जो केवल और केवल प्रैक्टिस से ही आएगा। और जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको चार नई बातें और सीखने को मिलेंगी। समझ रहे? तो इसलिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप ये सोच रहे हो कि वीडियो मात्र देखने से मैथ सीख जाऊंगा, तो गलत सोच रहे हो आप। ठीक है, तो इसलिए मैंने इक्वेशन बना दी, घर पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परीक्षा में 60% छात्र जो है अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए और 70% हिंदी में और 40% दोनों में। अब मुझे कह रहे हैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताओ। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। देखो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएं, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है बच्चों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर अनुत्तीर्ण पूछा, तो अनुत्तीर्ण बराबर में पता क्या होता है? देखो, मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। अनुत्तीर्ण बराबर में होता है 100 माइनस के पहले विषय में उत्तीर्ण, पहले विषय में पास। यहाँ पर पी लिख दे रहा तो आपको समझ में आ जाएगा। माइनस के दूसरे विषय में पास। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर पी लिख रहा है, और यहाँ पर लिख देंगे दोनों विषय में पास, दोनों विषय में पास। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर फेल का पूछा तो इक्वल के इस तरह पूरा पास का होगा, और अगर यहाँ पर पास का पूछा तो इक्वल के उस तरह पूरा फेल का होगा। ठीक है, पूरा डाटा। अब देखो लो, यहाँ पर हम लोगों को कुछ नहीं करना है। 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70% पास हिंदी में हुए, 70%, और 40% दोनों में पास हुए। तो अच्छी बात है कि सारा डाटा जो है वो हमको पास का दिया हुआ है, और अनुत्तीर्ण का हमको पूछा है। यानी कि फेल बराबर में क्या हो जाएगा? 100 माइनस के पहले विषय में पास कितने हैं? 60, माइनस के दूसरे विषय में पास कितने हैं? 70, प्लस में दोनों में कितने हैं? 40। प्लस प्लस वालों को जोड़ दो तो 140। 6 7 कितना हो जाता है? 13, यानी कि 130 बराबर में कितना हो जाएगा? 10%। दोनों परसेंट, यानी कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 10%, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की यदि घड़ी का अंकित मूल्य 1200 है, उस पर दो बट्टे दिए जाते हैं, तो घड़ी का विक्रय मूल्य बताओ। तो सीधी बात, घड़ी का विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा? SP बराबर में हो जाएगा 1200 इंटू में पहला बट्टा, यानी कि पहला डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 85/100, क्योंकि 100 माइनस के एक्स होता है, एक्स दिया है आपका कितना? 15। और वाई बराबर में क्या हो जाएगा? 20। तो ये हो जाएगा आपका 80/100। दोनों को सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर आपका कितना आएगा 42 का? जल्दी देख लीजिए। तो 42 का यहाँ पर जो आपको आंसर निकलेगा, वो निकल जाएगा आपका 816, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बताओ नहीं कर पाओगे? 43, 30 का 50%, और देखो 30 का 50% तो डायरेक्ट 15 आएगा। ठीक है, 60 का 20% निकाल लो, तो 60
60 का 20% कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। 12 आ जाएगा। तो 12 और इसको जोड़ दो 15 को, तो कितना हो जाएगा 27, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं। एक बस दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस लौटती है। तो औसत चाल बताओ। तो औसत चाल का जब भी बात आ जाए तो औसत चाल के लिए आप कुछ नहीं करना, 2xy अपॉन में x प्लस में y। ठीक है। 2x की वैल्यू दे दी पहली चाल, ठीक है, इनटू में y की वैल्यू दे दी दूसरी चाल, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 100, क्योंकि x प्लस वाई है। एक जीरो से एक जीरो, छः चौको 24 और 24 दूनी कितना हो गया 48। तो औसत चाल कितनी हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक आदमी की आय तथा व्यय का अनुपात ये दे दिया, उसकी आय जो है इतनी है तो व्यय कितना होगा। अब देखो आय और व्यय का अनुपात दिया और उसकी आय 18,000 रुपये दी, तो जाहिर सी बात है जब ये आय का अनुपात है तो 5x बराबर में 18,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। 5 से काट दो तो x बराबर में 5 तिया 15, ये कितना बचा, यहाँ पर भी 3 बचा, 5 सिक्के 30, 3600। ठीक है। अब मुझे कह रहा है उसका व्यय बचाओ, तो 3600 का 4 में मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है ना। तो 3600 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 36 चौके कितना होता है 144, यानी कि 14400, यानी कि 14,400। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आरोही क्रम में इसको लगाना है, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, यानी कि आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उस सबसे बड़ा। समझ रहे। ये हमसे पूछा गया है। अब इसको पहले तो आप या तो डिवाइड दे के निकाल लीजिए, वही एक मेथड सही है। ठीक है। तो ये आप खुद कीजिएगा, मैं आप लोगों को डायरेक्ट आरोही क्रम बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले आपका आएगा 7/11, फिर 8/11, फिर 9/11, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा यहाँ पर ये चीज़ और देख लो कि जब आपके क्या हर समान है, तो हर समान है तो आप अंशों की तुलना कर लो। यहाँ पर देखो हर समान है 11 11 11। ठीक है ना। अब यहाँ पर अंशों की तुलना कर लोगे तो सबसे छोटा 7, फिर 8, फिर 9। समझ रहे हैं। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो आपको कुछ करने ही नहीं था। जब अगर आपके हर समान है तो आप अंशों की तुलना के आधार पर भिन्नों को लगा सकते हैं, वह आपका सही आंसर लिख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोई काम को बी की तुलना में दुगनी तेजी से करता है, यदि दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है। अब देखो ये है ए और ये है बी। अब ए जो है बी की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है। ठीक है। अगर ए को किसी काम को करने में कितना समय लग रहा, ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, अगर ए एक्स दिन में कर सॉरी बी एक्स दिन में करता है तो ये कितने दिन में करेगा 2x दिन में करेगा। अब ये देखना, ये कार है, कार क्षमता नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि आप सोचो अगर बी 10 दिन में करेगा तो उस हिसाब से तो ए 20 दिन में करेगा। बताओ, खुद बताओ। तो कार यानी कि समय का अनुपात जो है वो कार्य क्षमता का विपरीत होता है। तो डायरेक्ट मैं आपसे अगर बात बोलूं, अगर कार्य क्षमता निकालेंगे तो ए की आ जाएगी एक्स और बी की हो जाएगी 2x। बस सॉल्व कर लो। 1/x प्लस में 1/2x बराबर में कितना हो जाएगा 1/12। यहाँ पर 2x एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस में सॉरी 2 प्लस में 1 बराबर है 1/12। 2 से जाएगा ये 6 बार और 6 तिया कितना हो जाएगा 18। तो x बराबर में कितना हो गया जल्दी बताओ। देखो 6 तिया यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 तिया कितना हो जाएगा 18। ठीक है। तो x बराबर में आ जाएगा 18। तो b उस काम को कितने दिन में करेगा, 18 दिन में तो a कर रहा, b कितने दिन में करेगा, तो b तो 2x दिन में कर रहा था, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, तो 18 दूनी 36, तो b कितने दिन में करेगा 36 दिन में। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत जो है वो 15 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 16 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो अब यहाँ पर देख लो योग निकाल लो, 10 संख्याओं का योग पूरा कितना हो जाएगा 150। अब पहली 7 संख्याओं का योग कितना है 16, तो इनका भी योग निकाल लो। ठीक है। तो 16 सत्ते कितना होता है 112, तो पहली 7 संख्याओं का योग कितना निकल गया 112। अब अंतिम जो 3 संख्या बची इनमें से घटा दो, क्योंकि ये पूरा 10 है ये पूरा 7 है, जो बीच का जो निकलेगा वो अंतिम 3 संख्याओं का तो योग निकलेगा, तो कितना निकलेगा 100, 150 में से 112 गया 38 बचा। कितनी संख्याओं का औसत पूछा, 3, 3 से डिवाइड कर दो तो सही आंसर हो जाएगा 12.66। तो सही आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के कितने वर्ष में कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा। देखो जब भी ऐसी बात आ जाए 7 गुने की बात हो रही ना, देखो धन तो आपका साधारण ब्याज में वही का वही रहता है, जो बढ़ता है ब्याज बढ़ता है। अब देखो 7 गुने की बात आ गई तो 1 गुना तो आपका धन रहेगा, बाकी 6 गुना आपका ब्याज होगा। समझ रहे हैं।
कितने परसेंट, 3% की दर से। अब वो कह रहा है कितने वर्षों में, हमने मान लिया टी वर्षों में, इंटू में 100, ठीक है। 3 से जाएगा ये 2 बार, एक से एक्स कट गया, 2 का मल्टीप्लाई 100 में होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 100 में होगा तो हो गया आपका 200, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर में है। जब भी ऐसे तरीके क्वेश्चन आ जाए तो क्या होता है, बच्चे को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पहचानने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। तो देखो मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर के आया हूँ। अगर क्रय मूल्य के पास 15 लिखा तो ये सीपी यानी कि क्रय मूल्य हो गया 15। अब बचा क्या, विक्रय मूल्य, एसपी हो गया आपका 18। अब कोई वस्तु आपने 15 की खरीदी, 18 में बेचती, तो जाहिर सी बात है 3 रुपए का आपने लाभ कमाया 15 रुपए पर, इनटू में 100%। 3 पंजे 15, 5 से आएगा 20 बार, यानी कि 20% आपका क्या हो गया आंसर, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर है, उसके विकर्ण की माप दे दी है आपकी 100 मीटर। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। देखो आयत का पहले तो आप ये बताओ कि विकर्ण क्या होता है, जल्दी बताओ। रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और विकर्ण की माप दे दी 100, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखना लंबाई उसने दे दी कितना, 60, यानी कि 3600, माइनस के ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हमको निकालना है क्योंकि चौड़ाई हमको दी नहीं है। अब देखना यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 माइनस के 3600, ठीक है। बराबर या एक काम करो, ये तो 10,000 होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। माइनस के 3600 बराबर में बी स्क्वायर। अच्छा ये भी माइनस का ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस के 6400 बराबर में माइनस का बी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, और 6400 किसका स्क्वायर होगा, 80 का, यानी कि बी बराबर में हो गया आपका 80, एल बराबर में दिया 60, दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो, क्यों, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। 8×6 = 48, यानी कि 48, और 2×0 = 4800, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक रेलगाड़ी समान चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे पुल को 2.5 मिनट में पार करती है, और एक टेलीफोन खंभे को डेढ़ आधे मिनट में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, जल्दी बताओ। देखो पुल की लंबाई के बारे में और टेलीफोन की खंभे की लंबाई के बारे में मैं आपको बता दूं। पुल की लंबाई को जब पार करती है तो पुल की लंबाई कुछ ना कुछ होती है, ठीक है। लेकिन टेलीफोन की लंबाई जो है वो रेलगाड़ी की, टेलीफोन की खंभे की लंबाई जो है वो रेलगाड़ी की खंभे की लंबाई के, सॉरी रेलगाड़ी की लंबाई के सापेक्ष जो है वो बिल्कुल नगण्य यानी कि जीरो मानते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम चाल बराबर में दूरी बटे समय की बात करेंगे, तो जब इसने खंभे को पार करा होगा तो चाल हमने मान ली एक्स, दूरी आपकी कितनी दे दी 2000 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर की बात हो रही है, ठीक है ना। इनटू में अपॉन में कितना हो जाएगा, समय कितना है बताओ, आधा मिनट। आधा मिनट की जगह हम 30 सेकंड भी तो लिख सकते है ना, तो हमने लिख लिया 30 सेकंड, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। ये काट दिया जीरो से, तो एक्स बराबर में कितना हो जाएगा हमारा, 200/3। एक्स बराबर में कितना आ रहा, 200/3, ठीक है। एक्स बराबर में हो गया आपका 200/3। अब देख लो, अब उसने जब किसको पार किया, जल्दी बताओ। जब उसने पार किया किसको, पुल को, तो जब पुल को पार किया उसके लिए हम इक्वेशन बना रहे हैं, देख लो क्या इक्वेशन बनेगी, वही बनेगी, चाल बराबर में दूरी बटे में समय। चाल बराबर में दूरी बटे में समय, दूरी आपकी वही है 2000, ठीक है। समय आपका कितना है, 2.5 मिनट। 2.5 मिनट को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, क्योंकि 200 प्लस 2000 प्लस में एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे। और चाल बराबर में है तो दोनों जगह चाल बराबर होती है, दोनों को चाल इक्वेशन बराबर कर दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर निकलेगा वो मिलेगा आपका 500 मीटर। यानी कि खुद ही आप सॉल्व करना, मैं आप लोगों को सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। सिर्फ बता रहा हूँ कि आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है। बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोग कहते तो हो कि मैथ लेकर के आओ, मैथ लेकर के आओ, लेकिन आप मेहनत करना नहीं चाह रहे। तो मेहनत करना पड़ेगी। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।